आप लोग अब थोड़ा सा रेगुलर रहें तो जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे साथ फिर क्या है, दिक्कत है। आप देखेंगे ग्रेड लर्निंग और अपग्रेड दोनों का क्लासेस मेरा रहता है। तो फिर हो सकता है क्या टाइमिंग मुझे कहाँ देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस के भी आ गए हैं मेरे पास बेंगलोर के, जहाँ मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है उनको। तो वो भी कुछ बातचीत चल रही है। तो ये अभी कितने सेशंस बाकी हैं सर अप्रोक्सीमेटली? मैडम ये इन्फ्लुएंशियल एक बार अपन और कर रहे हैं, तो ये वीक तो इन्फ्लुएंशियल में चला जाएगा। हम्म। और नेक्स्ट वीक से अपन पाइथन चालू करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो मैं पाइथन पे बताऊँ आपको। ओके। आर पे भी होती है, आर पे करवाई थी मैंने, पिछले वीडियोज होंगे कुछ। पाइथन पे क्या है कि अपन को आगे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग। पाइथन पे लाइब्रेरीज अच्छी हैं उसकी। आर पे भी हो जाता है, पर लोग प्रेफर करते हैं पाइथन उसके लिए। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पाइथन का बेसिक पढ़ना पड़ेगा पहले, जैसे आर का बेसिक पढ़ा था। डेटा टाइप्स वगैरह ये सब, पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। और उसमें आप मान लीजिए कम से कम हमें पाइथन बेसिक्स में टोटल ऑपरेशन सब मिला के, थोड़ा सा ईडीए भी उसमें देखेंगे, कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, क्लीन कैसे करते हैं डेटा को, वो सब हमें समझना पड़ेगा। तो वो 6 सेशन मान लें आप। तो 3 ये हो गए, 6 सेशन वो हो गए, 9 सेशन तो ये हो गए। फिर हर एल्गोरिथम के हिसाब से आप 2 सेशन मान के चले। तो वी हैव 5 एल्गोरिथम। ठीक है। ओके। तो 6 3 9 और 10 सेशन हो गए, तो 19 सेशन का है। अच्छा। अब अल्टरनेट है तो 38 डेज लगेंगे अपने। ठीक है। 38 डेज लगेंगे। हाँ। अल्टरनेट है ना, 1 मंथ हाँ। का मान के चलेगा, हम्म। एक सवा महीने का। ठीक है। हम्म। तो ये कंप्लीट हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आर में भी करवा सकता हूँ, वो सब एल्गोरिथम करवा भी दिए मैंने, अब तो डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट तक करवाए हैं आर में। पर तो ये दूसरी क्लास में आप ले चुके हैं क्या डिसीजन 3? आप ही के बेच में लिया हुआ है। इनके बैच में नहीं लिया ना अभी? नहीं, इनके बेच में नहीं लिया, इनके बेच में इन्फ्लुएंशियल से चालू करना है, इसलिए मैंने आज इन्फ्लुएंशियल ले रहा हूँ। आप हाँ। लोगों को भी था कि आप लोगों में से कुछ की रिक्वेस्ट थी कि सर इन्फ्लुएंशियल एक बार और हम लोग हम्म। अटेंड करना चाहेंगे, है ना। ठीक है, आप कहीं डिसीजन ट्री ले रहे होंगे सर तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ डिसीजन ट्री की रिकॉर्डिंग एक बार की रह गई थी। अच्छा अच्छा, तो अपन इस पे चलिए, ठीक है। मैं उसमें बताऊंगा पाइथन पे, तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, आर की स्क्रिप्ट दे दूंगा मैं, है ना। ओके। ठीक है। ओके सर। अपन ऐसा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, बिग डेटा में, बिग डेटा जिसको हम बोलेंगे। जब हम इंडस्ट्री का काम करते हैं, 2 जगह हम इसका उपयोग करते हैं इन्फ्लुएंशियल का। और उतने बड़े डेटा पे को यदि हम लेकर के और उसमें देना देखना चाहे इन्फ्लुएंशियल है, पहले तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तो पूरे पे ही करते हैं, पूरे डेटा पे किया जाता है। अब क्या होता है कि हमें कुछ चेक करना है उस डेटा में कि यार ये वेरिएबल इस वेरिएबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, है ना। एज और इनकम मान लें हम, एज में और इनकम में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है या नहीं, है ना। हम ये देखना चाहते हैं, कोरिलेशन तो बता रहा होगा वो, पर वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। यहाँ हम सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को ना लेके उसमें से रेंडमली कुछ डेटा ले लेते हैं।
क्योंकि पूरे डेटा को प्रोसेस करने में टाइम ज्यादा लगता है। जब हम बिग डेटा की बात करें, जब हम बिग डेटा में हडूप या हाइव या दूसरे फ्रेमवर्क यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हम उसमें से एक रैंडम डेटा ले लेते हैं, छोटा सैंपल, जिसको हम सैंपल बोलते हैं। वो रैंडम होता है हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू के आपने 100 ले लिया या 500 ले लिया, ऐसा नहीं है। आपका मिलियन मिलियन ऑफ रोज हैं, आप उसमें से रैंडमली लेते हैं। तो हो सकता है कि बीच का कोई सा पहले उठाया, फिर कोई सा उठाया, ऐसे करके रैंडमली वो डेटा लेता है। उस डेटा पे हम ये टेस्ट करते हैं डिफरेंट तरह के। वो टेस्ट इसलिए होते हैं कि हर एक तरह की चीजों को नापने के लिए डेटा के हिसाब से हम अलग अलग टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक। वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस यदि होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम लोग करते हैं व्हाट इज क्या है हमारे पास, हम ये बताते हैं कि हमारे पास इतने मेल है, इतने फीमेल है, या इस क्लास के मीन मार्क्स इतने हैं, इस सब्जेक्ट के इस सेक्शन के इतने हैं, या लोगों की एवरेज सैलरी क्या है, या उसमें डेविएशन कितना है। मतलब ये सब चीजें हमारा डिस्क्रिप्टिव में होता है कि क्या है हमारे पास। इन्फ्लुएंशियल में क्यों है, क्या है और क्यों है, व्हाट इज एंड व्हाई इट इज। इन्फ्लुएंशियल में व्हाई इट इज का मतलब है कि हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं किसी चीज में। मान लो सेक्शन ए और सेक्शन बी के है, दो सेक्शन है किसी स्कूल में कॉलेज में, उन दोनों सेक्शन के एवरेज मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो अंतर तो होगा ही, उनके मीन मार्क्स में अंतर होगा दोनों सेक्शन के। अब मीन मार्क्स में अंतर तो होगा, पर वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है क्या। यदि वो विशेष अंतर है, तो हम आगे सोचेंगे यार कि यार ये अंतर क्यों है, इनके मार्क्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं दोनों सेक्शन में, मान लो डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, और बच्चे अदर सब्जेक्ट्स में दोनों सेक्शन के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बी सेक्शन के बच्चे ए सेक्शन की अपेक्षा एवरेज मार्क्स कम है, डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हमने टेस्ट करके देखा तो वो सिग्निफिकेंट है। अब जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ गया कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट है तो हमें उसका रीजन ढूंढना है, वाई, है ना, वाई इट इज। तो हम उस रीजन को फिर सर्च आउट करते हैं, ढूंढते हैं। वो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है कि हमें ढूंढना रहता है कि भाई क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों में क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, बी सेक्शन में, ए सेक्शन में क्यों ज्यादा आ रहे हैं। हम दोनों पर्सपेक्टिव में देखते हैं और उसका कारण ढूंढते हैं। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का बात करते हैं हम इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में। ये तो हो गई, इस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम लोग बिजनेस में भी इसका उपयोग करते हैं। अब बिजनेस में कैसे उपयोग करते हैं, यदि आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, तो नेस्ले का मैगी का आपने सुना होगा कि बीच में लेट का कुछ कंटेंट का मामला था। Yes, तो, sir. तो इस तरह की जब कोई घटना घटती है, तो जो इनका फूड डिपार्टमेंट है जो भी है, ये क्या करता है, सैंपल्स उठाता है मार्केट में से। ठीक है, मार्केट में से सैंपल उठाता है, रीजन वाइज, स्टेट वाइज या नेशनल लेवल पे। तो डीमार्ट से एक सैंपल उठा लिया, एक फलानी शॉप से एक जो प्रोविजन स्टोर है वहां से उठा लिया, कहीं से उठा लिया, ऐसे करके बहुत से सैंपल्स उठाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ। गॉट इट, अंडरस्टैंड, अलग अलग जगह से। Yes, sir. क्योंकि इनका एक फैक्ट्री से तो प्रोडक्शन होता नहीं है ना, कई फैक्ट्रीज रहती हैं इनकी। वो तब तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, है ना। एक एक फैक्ट्री सेटअप एक भी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जितने भी इनके आउटलेट होते हैं, रिटेल आउटलेट, वहां से सैंपल उठाते हैं। और उस सैंपल में लेट का, और जो गवर्नमेंट का नॉर्म है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया कि गवर्नमेंट बोलता है कि लेट परसेंटेज इतना होना चाहिए मैक्सिमम। अंडरस्टैंड, किसी भी फूड आइटम में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको टेस्ट करता है, इनके सैंपल्स को लेता है, और उस सैंपल्स में कितना कितना लेड आया है, वो सब सैंपल्स का मान लो 4500 सैंपल्स ले लिए मैंने।
मैगी के, और 4500 सैंपल्स के मैंने लेट को मेजर किया लेबोरेटरी में। वो मेरे पास लेट का वैल्यू आ गया। अब मैं उस लेट का मीन ले लूंगा। व्हाट इट, समझ रहे पॉइंट को आप लोग? तो जो लेट का मीन आ गया उसको जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, गवर्नमेंट ने जो एक वैल्यू डिसाइड करी है उससे कंपेयर करूंगा। और भाई उसके इक्वल तो नहीं होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। व्हाट इट, और यदि वो ज्यादा आ रहा है तो हमें ये चेक करूंगा कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है दोनों में। उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको मैं स्टैंडर्ड एरर होती है उससे डिवाइड करता हूँ, और मुझे वो एक वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं पी वैल्यू फाइनलाइज करता हूँ, है ना। तो वो मुझे रिजल्ट देता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता तो उस कंपनी पे केस बनता है और पूरा उनका मार्केट से माल हटवा दिया जाता। व्हाट इट, समझे आप लोग? भाई जवाब नहीं आते आप लोग। यस सर। तो इस तरह से बिजनेस केसेस में भी हम इसका उपयोग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेटा एनालिटिक्स। तो समझ में आया थोड़ा सा कंसेप्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या? Yes, sir. अब जो हम सैंपलिंग लेते हैं, एकेडमिक में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोग सर्वे करते हैं, पीएचडी थीसिस कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, है ना। तो जो हम सैंपलिंग लेते हैं तो कई बार रैंडम सैंपलिंग होती है, प्योर रैंडम, है ना। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास एक डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, आपने उसमें से एक छोटा सा रैंडम डेटा सेलेक्ट किया, तो वो तो टोटली रैंडम हुआ ना। इन्फेरेंस एंड एनालिसिस के बिग डेटा पे आप काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रोज हैं, आपने उसमें से रैंडमली कुछ रोज सेलेक्ट कर ली। तो दैट इज द प्योर रैंडम। व्हाट इट, रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे हम इसको। अंडरस्टैंड? पहला वाला। एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होगा कि आपने देखा है यार, हम हमारे जो फूड डिपार्टमेंट की जो कनेक्टिविटी है, या तो हम मैगी के पूरे ऑल ओवर इंडिया के सैंपल ले लें, ठीक है। एक सेकंड। देखिए, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि हमने कुछ खाली पर्टिकुलर स्टेट से ही सैंपल कलेक्ट किए। नॉर्दर्न स्टेट से, मान लो यूपी, दिल्ली, है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट से, तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। व्हाट इट, अंडरस्टैंड जी? यस सर।
पर्टिकुलर स्टेट से ही हमने लिए तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। इसमें एक सैंपलिंग और होती है वॉलंटियर सैंपलिंग। बस पॉपुलेशन है, आपने कोई फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, अब जो वॉलंटरी भर दे बट आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे वो फॉर्म, अंडरस्टैंड इट, Yes, sir. दैट इज द वॉलंटियर सैंपलिंग। नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग, कि भाई आपने उसके साथ कुछ एड ऑन लालच दिया हुआ है कि भाई आप ये भरेंगे तो आपको ये मिलेगा या फलाना कुछ, है ना, तो वो इंटरेस्टेड कुछ लोग होंगे, वो भरेंगे उसको, अंडरस्टैंड। तो वो अपॉर्चुनिटी जिनको लगेगा कि नहीं यार ये हमारे फायदे की चीज है, इसको भरने से हमें ये फायदा होगा, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ। और random sampling is this method. People in the sample are selected randomly. This is similar to randomly pulling names out of a hat. यदि हम सैंपल देखें, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज इंटरनेट यूजेज पर पर्सन इन इंडिया, यू जस्ट पुट द नेम्स ऑफ ऑल द इंडियंस इन अ हैट एंड पुल आउट 100 नेम्स एट द रैंडम। मतलब आप जैसे हम लोग एक बाउल में या किसी चीज में बहुत सारी पर्चियां रखते हैं और उसमें से एक उठाते हैं तो रैंडमली सफल करके उठा रहे हैं, so then calculate the average internet users of these 100 Indians। तो ये इस प्रकार की एक चीज है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल, हियर पीपल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, जैसे कि मैंने बताया पर्टिकुलर स्टेट से ही हमने सैंपल लिए, सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम दो सब ग्रुप्स, but this is done in such a way that the final sample has the sample proportion of these subgroups as the population, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि यार ये पूरे पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन तो इंडिया थी पर हमने कुछ पर्टिकुलर स्टेट से ही लिया। यहाँ एक एग्जांपल दिया है मैंने कि suppose you want to find out the average internet users per person in India, note that 70% of Indians live in rural areas, and 30% live in urban areas. So you would put the names of all the rural Indians in head A and names of the urban Indians in the head B, the दो आप उसमें रख देंगे था, and you will pull 70 names out of A and the 30 names out of B. So that's the same proportion. So now again you would have a sample of 100 Indians. Understand? This is very, very important thing in the stratified sampling. As per the population, we have to take the ratio. If you are doing the survey in the UP and you are doing the survey in the Kerala, so you have to think the what is the population of Kerala and what is the population of UP. In that proportion, you have to take the samples. Understand? बात समझ में आया? क्योंकि वो Yes, sir. सैंपल के पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सैंपल का रेशियो रखना है। यदि आपने केरला से ज्यादा सैंपल ले लिए और यूपी से कम लिए तो आपका स्टडी गलत हो जाएगा, समझ रहे? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है, बट दिस टाइम योर सैंपल वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट इज रूरल एंड अर्बन प्रोपोर्शंस वुड बी सेम एज दैट ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये अब इसमें स्ट्रेटिफाइड में और भी है अंदर बहुत तरह की सैंपलिंग होती है। उसमें ऐसा होता है कि हमने भाई पहले रैंडमली स्टेट चुन ली, स्टेट के बाद हमने उन स्टेट्स के अंदर रैंडमली डिस्ट्रिक्ट चुने, सिलेक्ट किए, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी फिर रैंडमली, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 8 शहर हैं या, हमने उसमें से रैंडमली कुछ शहर सिलेक्ट कर लिए, एक आध दो, तो ये चेनिंग मेथड होता है। व्हाट इट, तो इस तरह से भी मतलब बहुत तरह के टेक्निक्स तो बहुत हैं, आप क्या अप्रोच करते हैं, पर ये 4 मुख्य हैं, इसी के आगे चल के सब टेक्निक्स बनती हैं। वॉलंटियर सैंपलिंग, हियर योर सैंपल इज कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वांट टू वॉलंटियर फॉर द सर्वे, है ना, जैसे कि रिया जी आपने भी किया था, है ना, रित्या जी बात कर रहा हूँ। हाँ सर।
है ना, अपन ने भी क्या गूगल पे ही दिया था लोगों को वॉलंटरीली जिन्होंने भरा, ठीक है ठीक है. So suppose that once more you want to find out the average internet usage per person in India, you could ask people to take an online survey which asks them how often much they use the internet. ये आप ही की स्टडी वाले एग्जाम्पल लिए हैं मैडम मैंने, रित्या जी, है ना. You could ask the same question through the telephonic survey, है ना. And the good thing about this type of sampling is that it looks unbiased and random because the survey participants are selected at random through the medium internet telephone और हमने WhatsApp ग्रुप पे लिया हूँ. And वो जो भी मीडिया लिया, there is no human interference. So, however, the medium will also bring in some bias. हो सकता है कि WhatsApp ग्रुप पे कुछ लोग ना हो जो इस सर्वे में होना चाहिए. What it? बायस हो सकता है भाई. फेसबुक पे हो सकता है हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं. कई लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, यूज नहीं करते हैं, आपके ग्रुप में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन इंटरनेट सर्विस more likely to include people who have high internet users, whereas a telephone survey is like little more likely to have a balanced representation of heavy internet users and people who use the internet infrequently. ठीक है. अब opportunity sampling होती है. In this method, the people around and close of the surveyor from their sample space. अपनी convenient sampling हम बोल रहे हैं इसको, opportunity sampling बोल रहे हैं. हम convenience के हिसाब से जो हमारे approach में हम उनसे सर्वे कर लेते हैं. Got it? वहां से sampling ले लेते हैं. Understand? Sir, हाँ बोले, पूछिए. ये अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग जो है, people around and close to the surveyor form their sample space. ये मतलब कि ये कौन सा वाला एक और सैम्पलिंग वैरायटी होता है ना, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, ये वो है क्या? ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग. ओके. इसको कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी ये बोलते हैं. स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी यही होता है, यू हैव वर्ड ऑफ माउथ एंड दैट्स हाउ इट स्प्रेड्स. तो ये भी सीम्स लाइक दैट ओनली. हाँ, तो ये वही है. अपना उसी प्रकार से अपने बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं. अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग को कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, है ना. अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई किया है, पर अपन को खाली समझना है किस तरह से अपन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं. सो ये न्यू टर्म्स हैं क्या? बिकॉज़ ये पहले सुने नहीं मैंने. ये बिजनेस डोमेन में हम लोग यूज करते हैं इसको, एकेडमिक डोमेन के नहीं है. अच्छा, है ना. ओके. क्योंकि हम यहाँ डेटा एनालिटिक्स में बात करते हैं मोस्टली बिजनेस डोमेन को लेके, मार्केटिंग में, इसमें उसमें, तो वहाँ हम लोग इस तरह की हम लोग सैंपलिंग की बात करते हैं. तो ये रिसर्च एजेंसीज ये यूज करती हैं क्या? हाँ, ये यूज करती हैं. ये यूज करती हैं. ओके, ऑलराइट. सर कौन से डेटा पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगेगी? मतलब डेटा है हमारे पास तो हम कैसे डिसाइड करेंगे नहीं, कि हमको डेटा है रैंडम आपके पास तो आप तो सैम्पलिंग लेनी है? सैंपलिंग तो कर चुके हैं रिया. डेटा यदि आपके पास है तो आपके सैंपलिंग तो है. ओके. सैंपलिंग कब की जाती है? आपने क्वेश्चनियर बनाया, जो भी किया आप उस, अब आप सैंपलिंग कलेक्ट करना, आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं. द सैंपलिंग इज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना. सो व्हाट अप्रोच यू आर यूजिंग फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट डिवाइस यू आर यूजिंग for data like the survey form or the oral questions, oral interview, whatever. What it? Yes sir. या सेकेंडरी डेटा से आप रीड करके और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना. सो दिस आर द टेक्निक. जब डेटा आ जाता है उसके बाद हमें डिसाइड करना दूसरी चीजें. तो ये तो सैम्पलिंग तो हमें को डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसेस है कि आप किस टेक्निक से सैम्पलिंग ले रहे हैं. What it? अच्छा, तो ERP के अलावा when we use other methods डेटा कलेक्ट करने के लिए तो इनमें से ले सकते हैं. हाँ, है ना. अब जैसे मैंने बताया ना कि आपको जैसे मैगी का था, तो अब वो इतना बड़ा मतलब वो था उनके ऊपर चार्ज था कि भाई आप लोग लेट का बहुत ज्यादा परसेंटेज है नेस्ले को डाउन करने के लिए. कुछ और दूसरी लॉबीज ने ये रूमर फैलाया हुआ था, है ना, कि इसमें लेट परसेंटेज बहुत ज्यादा है.
और इसमें कहीं कहीं नाम रामदेव बाबा के भी आए कि वो अपनी मैगी जो उन्होंने निकाली वो नहीं बिक रही है, उसको मार्केट में हाइक दिलाने के लिए अपना खुद का मैगी प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं, और उसको मार्केट में वो करने के लिए इसको डाउन करेंगे नेस्ले पे। तो ये सब पॉलिटिक्स चलती रहती है बिजनेस में, है ना। तो सर फिर तो मतलब कंपनीज डिसाइड करती हैं कि कौन से मेथड से उन लोगों को डेटा देना है? नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो डेटा हम एनालिस्ट होते हैं वो मांगते लोग हैं। डिसाइड, कंपनी वालों को क्या मालूम भाई। हमें जो जैसे आप किसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट हैं तो आपको डिसाइड करना है कि भाई सैम्पलिंग में कैसे लूंगी, हाँ कौन सा सर, सही उसी में तरीका मैं होगा। पूछ रही थी कि हाँ, उस टाइम पे क्या कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि रैंडम लेनी है या स्ट्रैटिफाइड लेनी है? मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, है ना, मार्केटिंग की कंपनी के लिए आप कोई सर्वे करवाना चाहते हैं, तो अब उस सर्वे में आप कैसे सैंपल उठाएंगे। देखिए, मैं कंपनी वीको लेबोरेटरी जो है, वीको वज्रदंती पेस्ट वगैरह का आपने नाम सुना होगा, है ना, सुना है भैया जी। यस सर, यस सर। वीको टर्मरिक क्रीम, तो इसमें मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ। तो इनका अभी एक सर्वे हम लोगों को कंडक्ट करवाना है, वही हम लोग डिजाइन करें, क्योंकि उनके अभी फैक्ट्री में नागपुर में आग लग गया था 4-6 महीने पहले, तो अभी सब दोबारा से बन रहा है, तो सब काम रुक गया है। तो जैसे डाबर का जो लाल दंत मंजन पेस्ट है, रेड पेस्ट जो आता है ना, डाबर का भी यस आता है, सर। वो भी आयुर्वेदिक है, और वीको का भी आता है, वो भी आयुर्वेदिक है, ठीक है ना। पर डाबर आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर पर मिल जाएगा, गली मोहल्ले के मिल जाएगा कि नहीं। यस सर, यस सर। आप वीको वज्रदंती का मांगोगे नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। इवन कई बार डीमार्ट में नहीं। भी अवेलेबल नहीं होता है, बड़े उसमें। ऐसा क्यों? वो अब क्या कर रहे हैं कि वीको वज्रदंती वाले अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, है ना, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो उनका यही है कि भाई हम और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएं, क्या करें उसके लिए मुझे उन्होंने बोला हुआ है। तो अभी ये कुछ काम रुका हुआ बोलते हैं, फिर ये जब फाइन ये लोग हरी झंडी देंगे तो आई विल वर्क ऑन दैट। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि मुझे तो ये देखना है कि यार पहले ये डिफरेंस क्यों, क्या कारण है कि अंतर आ रहा है, ये यही बात है ना भाई। इन्फ्लुएंसर में हम क्या बात करते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं। तो सेल्स में डिफरेंस है वो तो मालूम है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो भी मुझे मालूम है, डाबर के और वीको के। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। अब इंफॉर्मेशन के लिए यदि मैं खाली मॉल में जाके और वहां मेरा क्वेश्चनियर जो भी मैंने बनाया है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस का, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं उसमें इस तरह के, क्योंकि पब्लिक जो आ रही है वो अपने, सबके पास समय की कमी होती है, सब अपने मौज मस्ती में रहते हैं मॉल में इधर उधर जहाँ भी। तो हम 8-10 क्वेश्चन उसके अंदर रखते हैं, और वो बहुत, उसमें हमें प्रेसाइसली सिलेक्ट करना होता है, क्वेश्चंस फॉर्म करना होता है। हम वो क्वेश्चंस वहां पूछते हैं, और उनको कोई उसके साथ, जैसे कि भाई क्वेश्चन पूछा उसका एक पेन गिफ्ट कर दिया, तो ये लोग क्या इंटरेस्टेड रहते हैं, पेन मिल गया फलाना मिल रहा है ना, व्हाट इट, यस सर। या कोई भी चीज इस तरह के। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो खाली मॉल में हम करेंगे तो वहां तो एक ही तरह के लोग आ रहे होंगे ना, यंगस्टर ज्यादा मिलेंगे हमें कि नहीं, यस सर। है ना। हमें और भी लोग चाहिए, और भी इनकम ग्रुप के लोग चाहिए, ठीक है। तो हमें, यदि हम मॉल्स को ही पकड़ते हैं तो हमें सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, है ना। रेंडमली हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम मॉल के बाद डीमार्ट जैसे शॉप पे भी जाएंगे, वहां भी पूछेंगे लोगों से। हम ग्रोसरी की जो दुकानें हैं, ग्रोसरी की जो दुकानें हैं उसके आसपास भी जो लोग आते हैं उनसे भी पूछेंगे भाई आप ये ले रहे हैं, या वहाँ एक छोटा सा कैनोपी लगा के बैठेंगे और वो क्वेश्चनियर फॉर्म्स भरवाएंगे अलग अलग जगहों पे। कुछ एंटरटेनिंग प्लेसेस होते हैं, लाइक कुछ गार्डन्स हैं उसके आसपास। तो हमें इस तरह से सैम्पलिंग को करना पड़ेगा कलेक्ट,
मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमें अलग अलग अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, दोनों में करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है यदि में सही इंफॉर्मेशन निकालना है कि भाई वीको वज्रदंती यदि आपको अवेलेबल हो सेम प्राइस में, जिस प्राइस में आपको डाबर का पेस्ट अवेलेबल हो रहा है, और या हम उनको छोटे सैंपल्स दे सकते हैं टेस्ट करने के लिए एक ग्रुप को। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, क्या होता है टेस्ट के कारण भी आदमी वो पेस्ट यूज नहीं करता कई बार, तो मीठापन ज्यादा आ रहा है तो नहीं करेगा, व्हाट इट, यस सर। या नमक ज्यादा है तो नहीं करेगा, सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा है तो हम उन्हें छोटे छोटे ट्यूब्स कंपनी को बोलेंगे कि भैया आप ये बनाएं। पहले तो हम इसके टेस्ट की बात करेंगे सब लोगों से, तो हम कुछ लोगों को, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को डिफरेंट एरियाज में वो सैंपल्स देंगे, और उनसे कुछ दिन बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन पूछेंगे कि सर आपको कैसा लगा उसका टेस्ट, व्हाट इट, समझ यस रहे हैं आप सर। पॉइंट। यदि टेस्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, सर वो टेस्ट सही नहीं है इसका, तो फिर हमारे पास एक रीजन हो गया कि यार इसकी सेल्स का गिरने का कारण, जो सेल्स नहीं बढ़ रही है उसका कारण इसका टेस्ट भी है। अब बात आ गई इनके प्रोडक्शन पे, अब इनको R&D में उसका टेस्ट को चेंज करना है, व्हाट इट। तो एक तो यस ये सर। रीजन हो सकता है कि ये मार्केट में इसकी सेल नहीं बढ़ी, दूसरा प्राइस हो सकता है, तो प्राइस तो सामने ही दिख जाएगा हमें, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस प्राइस में ये बेच रहे हैं जिस प्राइस में वीको का वो उसका। अब मान लो टेस्ट भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, फिर हम बात क्या ही करेंगे। टेस्ट भी ठीक ठाक है, टेस्ट पे लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्राइस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर क्यों नहीं बिक रहा है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है ना, लोगों तक अप्रोच नहीं हो पा रही एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आप मार्केट में माल पटक भी देंगे, लोग उठाएंगे ही नहीं, परचेज ही नहीं करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है, व्हाट इट, समझ रहे हैं। यस सर। इसको बोलते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसमें हमें पहले लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, है ना, लोगों को बताना रहेगा। जैसे कि डाबर के आपने देखा होगा कि बहुत ऐड आते थे, मास्टर जी आपके दांत, या इस तरह के बने थे पहले, है ना, वो ऐड आते थे मूवीज में, बीच में जो ऐड चलते हैं मूवी चालू होने के पहले, तो बेटा तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, तो वो बोलता है कि मास्टर जी आपके दांत तो, मास्टर जी के दांत जो रहते हैं वो तंबाकू वो पान खा के पूरे ब्राउन हो रहे होते हैं, तो बच्चे हंसते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो उन्होंने टीनेज और छोटी जनरेशन के अंदर ही वो चीज डाल दी, डाबर, कोलगेट के अपने एडवर्टीजमेंट। तो ये सब चीजें निकल के आती हैं, पर धीरे की क्या उनमें सजेस्ट करना है। फिर एडवर्टीजमेंट किस तरह के होना चाहिए, उस पटी वहां भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी तो एड एजेंसी का काम रहता है। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि यार अब जैसे डाबर में उन्होंने जो टारगेट कस्टमर को सिलेक्ट किया था, तो वही जब बच्चे हैं बड़े हुए उन्होंने डाबर को अप्रोच किया, डाबर कोलगेट की जगह डाबर पे स्विच हुई। तो ये इस प्रकार से देखना पड़ता है सैंपल कहाँ कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कितने बड़े रीजन से लेना है। रीजन साइज इज अ डिफरेंट थिंग, पर जब हम सैंपल ले रहे हैं तो वो रैंडम कैसे होगा भाई। हम आ, हर तरह के लोकेशन से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जो भी अप्रोचेबल है, 100 सैंपल हर जगह से कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, 100 सैंपल अपन ने एक, जहाँ लो मीडियम ग्रुप के लोग रहते हैं वहां से कलेक्ट किए, 100 सैंपल अपन ने जो मीडियम इनकम ग्रुप है उनसे कलेक्ट किए, ऐसे करके हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, व्हाट इट। हाँ जी रिया जी।
लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि पता कैसे चलेगा कि अपन क्या मतलब डेटा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग्स के थ्रू होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग भी चलेगी? अगर मुझे कोई क्वेश्चन है और उसके बाद मुझे उस देखिए डेटा प्योर पे रैंडम एनालिसिस तो करना है। पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ जगहों पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब मान लो मुझे सर्वे करवाना है और मैं यदि कंपनी को बजट देता हूँ रैंडम सैम्पलिंग का, तो बहुत एक्सपेंसिव होगा कि नहीं होगा मेरे लिए ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। फिर मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे आऊंगा। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पर्टिकुलर हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि हम इस एरिया का सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ स्टेट सिलेक्ट करे। अब पूरी स्टेट का तो ले नहीं सकता ना, यूपी हाँ। हुआ, एमपी हुआ, ले लूंगा क्या पूरी से वहां से पूरा, पूरी स्टेट के हिसाब से रैंडम सैम्पलिंग कर लूंगा मैं कलेक्ट क्या। नहीं। वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मतलब मैं हर जिले हर गांव तो जाके एक एक सैंपल लेके आऊंगा नहीं ना। रैंडम का मतलब होता है कि हर जगह से हर कॉर्नर से आपको एक आध सैंपल इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, एक यहाँ से लेना है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, उस स्टेट में भी कोई डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में करूंगा। व्हाट इट, यस सर। पहले मैंने स्टेट रैंडम ली, या स्टेट मैंने मान लो इंटेंशनली मैंने उसको कन्वीनियंटली मैंने चूज करी, या एज पर माई इंफॉर्मेशन मैंने स्टेट चूज करी कि ये स्टेट में ले रहा हूँ और इसके पीछे ये कारण। एक तो ये तरीका हो सकता है वाला कन्वीनियंट जो मैंने बताया, अपॉर्चुनिटी वाला, अंडरस्टैंड। उसमें हमारा कोई डिसीजन भी होता है कि हम क्यों पर्टिकुलर स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं, या हम रैंडमली सिलेक्ट कर लें स्टेट को। तो ये एक के अंदर दूसरी सैंपलिंग चलती है। स्टेट मान लो आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, आपने पर्चियां स्टेट के नाम की डाल दी एक बाउल में और एक एक पर्ची आपने उठवाई। व्हाट इट, एक यस ये सर। तरीका भी हो सकता है, दैट इज रैंडम स्टेट सिलेक्शन। एक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, यार इस स्टेट में, इस स्टेट में, इस स्टेट में हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हैं, हमारा नेटवर्क अच्छा है, तो हम इस स्टेट में ही हम लोग करवा के देखें, यही सेल्स बढ़ाने की बात करते हैं। व्हाट इट, यस सर। ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो पहले तो ये हो गई स्टेट सिलेक्शन। स्टेट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए। अब डिस्ट्रिक्ट भी आप दोनों तरीके में से कुछ भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आप रैंडम लें, तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट की पर्चियां डाली एक बाउल में, उसमें से आपने एक एक पर्ची ऐसे सिलेक्ट करवा ली। पांच पांच डिस्ट्रिक्ट चाहिए आपको, तो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट की पर्चियां निकलवा ली लोगों से, और वही डिस्ट्रिक्ट पर आपने काम कर दिया। दैट इज द रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, यदि आपने डिस्ट्रिक्ट में ये देखा कि यार हमारा यार जो सेल्स नेटवर्क है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें हमारे अच्छे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में, हमने वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, या जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है हमने उसी को लिया जो ज्यादा वाइबल। व्हाट इट, यस सर। जैसे इंदौर ले लिया हमने, देवास ले लिया, इंदौर ले लिया, फिर हमने भोपाल ले लिया, है ना, फिर हमने ग्वालियर ले लिया, फिर हमने जबलपुर ले लिया। हमने नहीं लिया खरगोन और उस तरह के जो क्षेत्र हैं, हमने नहीं लिया वो और भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं लिए, है ना। हमने पर्टिकुलर ले लिए मेन मेन। व्हाट इट, हमने सिवनी नहीं लिया, हमने बालाघाट नहीं लिया डिस्ट्रिक्ट, हमने रीवा नहीं लिया, सतना नहीं लिया। व्हाट इट, यस सर। तो जो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है हमने वही लिए, दैट इज कन्वीनियंट। व्हाट इट, अब वो डिस्ट्रिक्ट में भी हमने पर्टिकुलर शहर और पर्टिकुलर रूरल एरियाज ही लिया, ठीक है। या वो रेंडमली भी ले सकते हैं वही बाउल में डाल, अंडरस्टैंड। यस सर। ये तरीका होता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें किस प्रकार से लेना ओके। है ना। और ये एक्सपीरियंस के साथ आती है चीजें कि कौन सी किस तरह की सैम्पलिंग हमें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी, ज्यादा अच्छा डेटा देगी। व्हाट इट, यस सर। देखिए डेटा में कहीं ना कहीं रेंडमनेस होना चाहिए, कहीं भी हो, है ना। मान लीजिए आपने एक शेयर लास्ट में आपने पहले इंटेंशनली आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किए, इंटेंशनली आपने इस पर इंटेंशनली आपने स्टेट चूज किए, इंटेंशनली कन्वीनियंटली, या इंटेंशनली हम बोलें कन्वीनियंटली आपने अपने स्टेट लिए, कन्वीनियंटली आपने डिस्ट्रिक्ट लिए,
कन्वीनियंटली आपने सिटीज ली, विलेजेस लिए, पर उसके अंदर आपने रेंडमली पर्संस को सिलेक्ट किया और वो डेटा कलेक्ट किया. व्हाट इट अंडरस्टैंड? यस सर. तो कहीं ना कहीं तो रैंडम आया ना, आया. यस सर. लास्ट में रैंडम आ गया. तो रैंडम तो होता, सैंपल का मतलब ही होता है रैंडम, सैंपलिंग का मतलब ही होता है रैंडम. तो कहीं ना कहीं तो रैंडमनेस होगी, कहीं भी आएगा, एक जगह आएगा रैंडम. गॉट इट? पूरी प्रोसेस में बात समझ में आया रित्या जी? आपको समझ में आया यस सर. है ना? तो रैंडम कहीं ना कहीं तो होगा, पूरी चीजें बायस तो नहीं हो सकती ना, तो कहीं ना कहीं उसमें रैंडमनेस होनी चाहिए किसी भी एक स्टेज में. यूजेस ऑफ सैम्पलिंग इन मार्केट रिसर्च में उसी पे आता हूं. There are 4 typical cases in which sampling is generally used. Market research, marketing, campaign efficiency, pilot testing, and quality control. Suppose your company wants to launch a product whose usage depends on people having the decent internet connection. है ना? आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जो उनका यूसेज है वो डिपेंड करता है साउंड इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, है ना, ये डिसेंट, सच एज हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इस तरह का आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहते हैं टीटी. So before launching this product, you need to understand the potential market size. आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि भाई हमारा potential market size कितना है. For this, you need to conduct a survey with some people and based on their data. है ना? कुछ people का, कुछ लोगों का आप सर्वे करेंगे वो कितना डेटा यूज करते हैं. Infer parameters such as the average data usage क्या है उनका, the willingness to adopt new technologies, उनके अंदर क्या वो नया नया चीजें अपना अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, सेक्टर फॉर एंटायर पॉपुलेशन. So that is the market research. Second, marketing campaign efficacy. So suppose you work for a campaign such as Hotstar or Netflix. You want more and more people to move from your competitors platform to your platform. भाई अपन ने एक बना लिया, मान लो कोई भी हॉटस्टार नेटफ्लिक्स की जगह टीटी, जिसको बोलते हैं हम टीटीपी प्लेटफॉर्म ने बनाया, और तो हम चाहते हैं कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स के प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. तो हमारी कैंपेन कैसी होनी चाहिए? यू प्लान टू डू दिस थ्रू द मार्केटिंग कैंपेन, बट हाउ शुड दिस यू स्ट्रक्चर द मार्केटिंग कैंपेन एंड व्हाट शुड बी इट्स बजट, विच स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड, फ्री मेंबरशिप फॉर ए वीक. आप देखोगे 1 महीना फ्री मेंबरशिप पहले इस पे मिलता था, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, अब नहीं मिलता. इस तरह से वो लोग लोगों को अपने उसमें खींचने की कोशिश करते हैं. यू कैन यूज द डेटा फ्रॉम पास्ट मार्केटिंग कैंपेन एंड योर नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफ मैग्नेटिज्म. आप क्या चीजें जो है दूसरे मार्केटिंग कैंपेन किस तरह के लोगों ने यूज करी, किसकी क्या आउटपुट हुए थे, वो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मालूम करते हैं, सर्च आउट करते हैं, उस हिसाब से आप मार्केटिंग कैंपेन को डिसाइड करते हैं. ओके. Pilot testing, again, let's take the Hotstar Netflix example. Suppose you have done all the market research required and developed a product. Now, before putting your product out in the market, आपने जो प्रोडक्शन में तो सब रिसर्च कर लिया भैया है कैसा क्या है, अब आप इसको मार्केट में लाना चाहते हो, यू वांट टू गिव इट एन ट्रायल रन देते हैं हम इसको. फॉर दिस यू कैन परफॉर्म व्हाट इज कॉल्ड ए पायलट टेस्ट. पायलट टेस्ट करवाते हैं. इट मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग योर प्रोडक्ट ए फुल फ्लेज लॉन्च, यू कैन जस्ट लॉन्च इट पार्शियली टू ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों को देते हैं. जैसे मैंने वो सैम्पलिंग टेस्ट का बताया, टेस्ट करने का पेस्ट को, यदि नया पेस्ट होता है तो हम उसको मार्केट में लोगों से टेस्ट करवाते हैं तो भाई इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, या आपको क्या फील होता है, फ्रेशनेस फील होती है नहीं होती है, इस तरह से. तो who can taste your product and help you decide whether it is good enough
और फुल लॉन्च, है ना? आप उनसे सर्वे करते पूछते हैं, कोई चीज खाने की बनाई आपने, उसको दिया खाने को और उन्होंने टेस्ट किया और उसके बारे में पता, है ना? फिर आप फाइनल करता है कि हाँ यार इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है या फिर इसको ऐसे ही लॉन्च करना है। तीसरा होता है क्वालिटी का, चौथा होता है क्वालिटी कंट्रोल। सो दिस इज मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्ड एप्लीकेशन. Let's say your company produces 10 million smartphones annually, and this means that around 30,000 phones are manufactured every day. And in such a situation, quality assurance becomes a function of our utmost importance. Quality assurance होना चाहिए. So since it is difficult to check all 30,000 phones every day, है ना? आप यदि वो उसका चेक करते हैं उसको, तो 30,000 फोन तो आप रोज चेक नहीं कर सकते. आपको 10 मिलियन फोन सेल जो है वो सेल करना है स्मार्टफोन. So every day your company would just sample a few and then make decision based on those samples. तो इस तरह से भी हम लोग सैम्पलिंग का यूज करते हैं. ठीक है, हम पूरे का तो नहीं कर सकते, तो हम उसमें से रैंडमली कुछ ले लेते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं. Got it? अब हम बात करेंगे, मैं इसलिए देखिएगा पिछले जो सेशन मैंने आर के साथ लिए थे उसमें मैंने ये कंसेप्चुअल या कुछ एक पॉइंट छोड़े हुए थे, मैं सीधे प्रैक्टिकल पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था. तो अब मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भाई कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है, कैसे यूज करना है, ये चीजों पे अपन थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं. और आपको जाना तो नहीं है रित्या जी? 7:30 कुछ लोगों को निकलना रहता है, पूछने पहले. अभी फाइनेंस, सभ्या, सेलू. नहीं सर. अच्छा, टाइम है. रित्या से और पूछ लेते हैं. रित्या, डू यू हैव टाइम? यू हैव टू लीव. I think she is not available. चलिए अपन कंटिन्यू रखते हैं, यदि उसका मैसेज आ जाएगा जाएंगे. ये अपना हो गया. So now you know how stratified sampling can be used to improve your inferences. Let's go through the case again. तो अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग तो मोस्टली वही यूज करते हैं हम अपने इंटेंशनली, हम लोग रीजन यूज कर लेते हैं, फिर वहां पे हम रैंडमली सैंपल लेते हैं. अब इसके में हम थोड़ी सी चीजें और देखते हैं. यू वांट टू कंडक्ट ए ब्रांड इक्विटी सर्वे फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स, है ना? ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए आप ब्रांड इक्विटी सर्वे करना चाहते हैं. अदर वर्ड्स, यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच of the e-commerce market is controlled by Flipkart, Amazon, Snapdeal respectively, है ना? हम करना चाहते हैं कि ब्रांड इक्विटी के बारे में. ब्रांड इक्विटी आप जानते हैं कि भाई कौन सा ब्रांड का क्या पोजीशन है ना? So an important part of this process would be conduct a survey, the result of which would tell you the proportion of Indian e-commerce buyers that uses each of these websites. आपको प्रपोर्शन पता करना पड़ेगा इंडियन ई कॉमर्स बायर्स का, कि वो किस प्रपोर्शन में इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं या इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं. ठीक है. However, in order to do this, you would need to perform stratified sampling on the basis of gender, age, location. लोकेशन में मेट्रो, टायर 2 सिटी, अदर अर्बन, रूरल. Not doing this would mean that you run the risk of erroneous selection. यदि आप मेल फीमेल का जो रेशियो है वो भी प्रॉपर रखना है आपको, वहाँ क्या रेशियो है उस जहाँ भी आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ले रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में या जो स्टेट में, वहाँ मेल फीमेल का रेशियो क्या है, उसी प्रोपोर्शन में आपको सैम्पलिंग लेना है.
आप मेट्रो में पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से सैंपल ज्यादा उठाना है। टायर 2 में उससे कम पॉपुलेशन है, वहां से थोड़े कम प्रोपोर्शन में। अदर अदर अर्बन में और कम है, रूरल में और कम। व्हाट इट। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एरोनियस सिलेक्शन कर रहे हैं, रिस्क ऑफ एरोनियस सिलेक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग टू मेनी पीपल फ्रॉम अ मेट्रो एरियाज और टू फ्यू वुमेन, hence by not using stratified sampling you might end up with an unrepresentative sample। आपने बहुत ज्यादा सैंपल ले लिए मेट्रो सिटीज से, बहुत ही ज्यादा ले लिए प्रोपोर्शन वाइज, और बहुत ही कम औरतों के लिए, आदमियों के ज्यादा लिए, तो ये भी आपका अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाएगा। समझ रहे हैं रिया जी? यस हेलो। सर, यस ये सर। छोटे छोटे पॉइंट है, हमें ध्यान रखना पड़ते हैं, जो आप पूछ रहे थे उसी से रिलेटेड आंसर्स हैं। सो you give the questionnaire prepared by your team to the general public. Once you have acquired sufficient sample data, you can make estimation for the general population and estimate the brand equity of major Indian e-commerce brands. तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपना जो भी क्वेश्चनियर है वो आप पब्लिक में, जनरल पब्लिक में, और आप दिस डेटा करेक्ट करें। However, you must not accept every entry you get. जरूरी नहीं है आपके पास जितना डेटा आया है वो आप सबको एक्सेप्ट करें। यू कैन रन सम चेक्स टू स्क्रीन आउट फ्रॉडुलेंट एंट्रीज। कुछ लोग यूं ही टिक कर देते है ना, बिना पढ़े, होता है। यस तो सर। वो फ्रॉडुलेंट एंट्रीज होती हैं, उसको आपको चेक करना है। उसके चेक करने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन टेक्स ओनली 1 minute टू फिल ए सर्वे, समझ रहे हैं आप पॉइंट? सो एंड दैट यूजुअली टेक्स 10 minutes। आपको मालूम है मेरे क्वेश्चन ये रहे हैं, इसमें 25 क्वेश्चन है, इसको 10 मिनट पढ़ के भरने में लगेगा, है ना। और वो आदमी ने 1 मिनट में आपको भर के दे दिया, क्या होगा? टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल एलिमेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के हिसाब से हम बता सकते हैं कि फ्रूट भरने के बाद नहीं पता चलेगा आपको, एक तो ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, है ना, तभी आप कैच कर सकते हैं मेन तो एक चीज। और ही इज प्रॉब्ली कमिटिंग फ्रॉड, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 मिनट में ही वो फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। 10 मिनट से कम में, मान लो ऑनलाइन है तो वहां तो टाइम भी पता चल जाता है, टाइम भी कांस्टेंट आप रख सकते हैं कितनी देर में भर रहा है। तो वो यदि फॉर्म उसने उतना टाइम लगाया तो आप समझेंगे हाँ उसने सोच समझ के पढ़ के भरा है, अदरवाइज नहीं भरा। However, as much as you would like to believe that you have had used a stratified sampling, random sampling, stratified random sampling, समझ में आ रहा है ना? stratified random वही, पहले आपने डिस्ट्रिक्ट तो इंटेंशनली चूज कर लिया, उसके बाद आप जो लोग ले रहे हैं वो आप रैंडमली ले रहे हैं। There actually is a big chance that the sampling done here is closer to stratified volunteer sampling or to the stratified opportunity sampling than the stratified random sampling। तो एक तो हम लोग बात करें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की। अब इसमें क्या हो जाता है कि कई बार आप ज्यादा क्लोज हो जाते हैं स्ट्रैटिफाइड वॉलंटियर सैंपलिंग की। क्यों हो जाते हैं कि जो लोगों ने बिना पढ़े भरा है वो तो आपने फ्रॉडुलेंट निकाल दिए ना। तो अब जो वॉलंटरी तरीके से जिन्होंने अच्छे से पढ़ के भरा है, तो हम थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट क्लोजर हो जाते हैं उसके, यदि हम फ्रॉडुलेंट हटाते हैं वहां से। ये भी एक कारण है। or to stratified opportunity sampling then the stratified random sampling, या हम stratified opportunity sampling की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत माइनर माइनर हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं। तो फ्रॉडुलेंट यदि बहुत ज्यादा है तो आप वॉलंटियर सैम्पलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग का मामला आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजों को हेयरलाइन समझना रहता है, पर इतनी बारीकी में कोई जाता नहीं। So let's say you used email as a medium of your survey। यदि आप ईमेल अपने सर्वे के लिए यूज कर रहे हैं, वंस यू डिसाइडेड सर आप ऑन कुछ योर, शेयर भी कर रहे हैं क्या साथ में? अच्छा नहीं किया, अनलेस मुझे नहीं दिखता। नहीं कर रहे। अरे यार कितनी देर से हो गया ये। अच्छा बीच में मैंने शेयरिंग बंद करी थी अभी, तब से। हाँ
Getting it? Yeah. अब ठीक है सर. Yes, sir. Let's say that you use email as a medium of your survey. Once you decided on your quota guide, etc., and send the emails, you probably use the survey results to estimation population parameters. So this is the entire process, but where exactly did you make it a volunteer opportunity sampling exercise? भाई आपने जो भी आपके पास नेम आपने वहीं पे भेजा है ना, तो इसको आप रैंडमली तो नहीं बोल सकते ईमेल सर्वे को. तो फॉर मेनी पीपल द ईमेल कुड हैव एंडेड अप इन स्पैम फोल्डर में चले जाएगा कुछ लोगों के पास. इफ दिस हैपेंड यू वुड प्रोबब्ली नॉट गेट ए रिस्पांस फ्रॉम देम. आपको रिस्पांस मिलेगा नहीं, स्पैम में गया वो देखते नहीं जनरली. Now, if all these people happen to fall in a specific general category, such as old people who don't understand how to filter spam, है ना, वही मैं बता रहा हूँ जनरली लोग, then your survey would have ended up being biased. इस तरह से भी हो सकता है. Another potential source of bias is non-response. Let's say that out of 80 people, only 40 choose to respond to the email. In that case, 40 who did not respond you would not be represented in your survey results. है ना, भाई जिन्होंने नहीं दिया वो आपके सर्वे रिजल्ट में रिप्रेजेंट ही नहीं होंगे. Hence, again, if these 40 people happen to disproportionately represent the particular segment, मान लो कुछ ये जो 40 लोगों ने जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, so such as people who are digitally less savvy, भी से ना वो कंप्यूटर सेवी नहीं है, so thus survey result would be biased. क्योंकि जो लेस सेवी लोग हैं उन्होंने भरा ही नहीं, मेल ही चेक नहीं किया, उनका जॉब ही इस तरह का नहीं है. कराने वाला थोड़ी मेल चेक करेगा रोज. आप और हम लोग चेक करते हैं डेली मेल, दिन में 10 बार, है ना. एक सब्जी वाला थोड़ी वो मेल चेक करेगा, एक हाउसवाइफ थोड़ी मेल चेक करेगी. अंडरस्टैंड? तो यहाँ बायस्ड हो सकती हैं चीजें. आपने भेजा जरूर, उनका मेल आईडी आपको मिल गया. मेल आईडी तो आज सभी बनाते हैं, सब्जी वाले के पास भी होगा क्योंकि मेल आईडी उनको कहीं ना कहीं देना रहता है, पर उन्होंने कभी मेल खोल के ही नहीं देखा होगा. उन्हें मालूम नहीं होगा मेल कैसे पढ़ी जाती, कैसे खोली जाती. तो आपको तो वो मेल आईडीज मिल गए और आपने उस मेल आईडीज पे मेल भी सेंड कर दी. आपने 10,000 मेल सेंड किए और उसमें से मान लो 2,000 ही ओपन हुए, या 1,500 ही ओपन हुए, या 500 ही ओपन हुए. व्हाट इट. तो ये मीडियम सर्वे का बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमें ढूंढने के लिए. मैं ये शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा आप पढ़िएगा इसको, है ना. बहुत सारा है क्योंकि थ्योरी में मैंने लिखा है. ठीक है. ये मैं शेयर कर दूंगा तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे. अब अपन जो मेन कंटेंट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का, वो इसके बारे में सैम्पलिंग के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है. तो वो मैं आपको पूरा दे दूंगा, आप पढ़िएगा, उसको समझिएगा अपने दिमाग से, फिर जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर करेंगे उसको. अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की. वही कि जो ये इन्फर करता है पॉपुलेशन. ये स्टडी से हम लोग क्या पॉपुलेशन एक सैंपल ले लिया और वो पूरे पॉपुलेशन का इन्फर कर रहा है, हम ये मानते हैं. दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस. सो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इन्फर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉपुलेशन, जो आप यहाँ देखेंगे इधर से. For example, by testing hypothesis driving estimates, it is assumed that the observed data set is sampled from a larger population. हम ये मानते हैं कि जो डेटा सेट हमने लिया वो larger population से. जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो कंट्रास्ट करती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स, है ना. उसी के बाद का प्रोसेस है, दोनों पार्ट है ईडीए का, एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स solely concerned with
प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, है ना। डिस्क्रिप्टिव जो होती है वो पूरा जो भी डेटा उसको हम ऑब्जर्व डेटा जो है हमारा उसको हम पूरे को पॉपुलेशन ही मान के चलते हैं डिस्क्रिप्टिव। इन्फ्लुएंशियल में सैंपल मान के चलते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। And it does not rest on the assumption that the data came from the larger population, क्योंकि हम उसी को पॉपुलेशन मान रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो हमें ये नहीं मान के चलते कि बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे लिए वही पॉपुलेशन है, वही सब कुछ। In machine learning, the term inference in the predictive analysis based after the inferential analysis is sometimes used instead to make a prediction by evaluating an already trained model, in this context deducing properties। तो ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है ना, वो अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब उधर आएंगे। अब हम इस बात को समझें कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हम इसको भी समझेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू फाइंड सम पॉपुलेशन पैरामीटर, मोस्टली पॉपुलेशन मीन। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन पैरामीटर का उपयोग करते हैं। पॉपुलेशन बेसिकली मोस्टली हम लोग पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं। व्हेन यू हैव नो इनिशियल नंबर ऑफ स्टार्ट विद, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको नहीं मालूम है, तो यू स्टार्ट विद द सैम्पलिंग एक्टिविटी, आप सैंपल लेते हैं एक डेटा का उस पॉपुलेशन से, फाइंड आउट द सैंपल, उस सैंपल का भी मीन लेते हैं। पॉपुलेशन मीन तो आपके पास है, गवर्नमेंट ने एक लेट का पैरामीटर सेट कर रखा है कि लेट इतना होना चाहिए मैगी में या किसी भी फूड आइटम में, वो पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया, अंडरस्टैंड। और आपने सैंपल लिए मैगी के, नेस्ले के, और उसका मीन लिया लेट का, दैट इज अ सैंपल मीन हो गया। यहां तक पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। देन यू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन, है ना। फिर हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन फ्रॉम ए सैंपल मीन यूजिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एस्टिमेट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको देखते हैं कि हाँ यार वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है सैंपल मीन यूजिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक एस्टिमेशन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आप थोड़ा सा पढ़ो, फिर मैं उसको थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। इज यूज्ड फॉर कंफर्म योर कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए। यहाँ तो आपने एस्टिमेट किया, एस्टिमेट यानी क्या होता है बताइए। अपन एस्टिमेट मांगते हैं किसी से, अरे यार तुम एस्टिमेट दे दो यार कितने में होगा, अप्रोक्सीमेटली पता चलता, कंफर्मेशन नहीं है ये, है ना। इनवॉइस जो होता है या कोटेशन आपने लिया किसी से, कोटेशन परफेक्ट है, उसी के हिसाब से इनवॉइस बनेगा, या प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं हम इसको, व्हाट इट अंडरस्टैंड। प्रोफार्मा इनवॉइस पहले भेजा जाता है, मतलब वो सेम सेम आपका इनवॉइस बनेगा, ये प्रोफार्मा है हमारे इनवॉइस का, ये अमाउंट है, ये है, ये टैक्स है, और यही जब भी आप का काम कंप्लीट होता है तो आप सेम इनवॉइस भेजेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस के हिसाब से, व्हाट इट अंडरस्टैंड। तो प्रोफार्मा इनवॉइस और एस्टिमेट में डिफरेंस होता है। कोटेशन भी प्रोफार्मा इनवॉइस की कैटेगरी में आता है। एस्टिमेट का मतलब होता है कि भाई अप्रोक्सीमेट है, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो पॉपुलेशन मीन है और जो सैंपल मीन है ना, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं, पर ये हमारे लिए टेस्ट नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इज यूज्ड टू कंफर्म योर कंक्लूजन, आपका जो कंक्लूजन है कि हाँ ये अंतर तो है यार, उसको कंफर्म करने के लिए। अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर व्हिच यू नो फ्रॉम EDA of your intuition. Through hypothesis testing, you can determine whether there is enough evidence to conclude if the hypothesis about the population parameters true or not. अब hypothesis एक स्टेटमेंट है, जो आप देखना चाहते हो कि there is no significant difference
in quantity of lead in Nestle Maggi and government norms. नॉर्म्स क्या है, जो गवर्नमेंट ने वैल्यू डिसाइड कर रखी, वो मीन हो गया मान। अंडरस्टैंड? You could say in generic, there is no significant difference in sample mean and population. आप ये भी बोल सकते हैं जनरल वे में, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हम दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नॉट सिग्निफिकेंट, और अल्टरनेट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है और एग्जॉस्टिव भी होती है। तो हम नल हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और अल्टरनेट क्या होगी, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। और जो नल हाइपोथेसिस है हम उसके हिसाब से उसको दिमाग में रख के हम लोग टेस्ट करते हैं, और यदि हमारे वो जो टेस्टिंग है वो सिग्निफिकेंट बताती है, यदि मान लो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई, तो वो हम स्टेटस को बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलेंगे स्टेटस को, यथास्थिति, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाँ, यदि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, सो द चैलेंज टू स्टेटस को, व्हाट इट। तो यदि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं दोनों मीन में। यदि रिजेक्ट हो जाती है तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और फिर आपको उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो आप लेते हैं। So inferential statistics, so hypothesis testing. Hypothesis testing is the part of inferential statistics. Inferential statistics शब्द को आप जरा सा समझिए। Statistics यानी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। What is mean is a statistics, median is a statistics. Inferential statistics का मतलब जो आप पॉपुलेशन मीन है ना, और जो सैंपल मीन है, अब इस पॉइंट को मैं दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू फाइंड सम पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, मोस्टली पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करने के लिए। When you have no initial number to start with, आपके पास नहीं मालूम कि मुझे पॉपुलेशन पैरामीटर कैसे पता चलेगा। चलो मैगी का तो हमें दिया था एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमने उसको पॉपुलेशन मीन की तरह कंसीडर किया जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे। पर आपने जो सैंपल ले रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि वो किस पॉपुलेशन से आया, और आपको उसके पॉपुलेशन मीन मालूम, कैसे करेंगे? आप पूरे पॉपुलेशन का तो कर ही नहीं सकते, तब तो सैंपल ले रहे हैं। So you start with the sampling activity and find out the sample mean. आप sampling activity चालू करेंगे और sampling mean find. Then you estimate the population mean. फिर आप population mean को estimate करेंगे from the sample mean using the confidence interval. Confidence interval का उपयोग करके आप population mean को estimate कर सकते हैं कि इतना होगा, population mean ये होना चाहिए। Got it? वो अपन और डिटेल में बाद में देखेंगे इसको। वो होगी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब सैंपल मीन एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरवल के बिहाफ पे, उनके उस पे हम लोग पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसी कंक्लूजन को कंफर्म करना कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के और उसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस।
हाँ जी बोले। ना नित्या जी, आर यू देयर? आई थिंक वो ड्रॉप आउट हो गया उसका हाँ सर, स्कूल तब। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? चलो Yes, सभ्या। सर कौन सी हाँ सर। स्टेज पे पर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करते हैं? कौन सी स्टेज पे? मतलब सबसे पहले तो अपन ईडीए करते हैं। ईडीए के दो पहले पार्ट होते हैं। ईडीए में डिस्क्रिप्टिव होता है, एक इन्फ्रेंशियल होता है। This the part of inferential analysis is a part of exploratory data analysis. ओके। यदि हमें जरूरत रखता है कि नहीं यार हमें इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, हम ये भी चेक करते हैं इसके अंदर। मान लो दो वेरिएबल हैं और दो कोरिलेट हो रहे हैं, वो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं, हम ये पता करना चाहते हैं। Got it? यस सर। यदि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है तो ठीक है ना, नहीं है तो फिर बात अलग है। कई बार मल्टी कोलिनरिटी चेक करने के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो अभी आगे आएगा अपना सब कि हम लोग क्यों इसको कर रहे हैं, क्या जब उसमें प्रोडक्टिव में आएंगे। अब थोड़ा सा हम नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बाद, मैंने बताया आपको दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ हम इसको समझेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाते, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहते हैं इसके, थोड़ा सा और ये देख लेते हैं। Government regulatory bodies have specified that the maximum permissible amount of lead in any food product, देखिए मैंने वही एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ, is 2.5 parts per million, 2.5 ppm बोलते हैं इसको। ओके, 1 मिलियन में 2.5 पार्ट्स होने चाहिए पर मिलियन। Got it? So if you conduct test on randomly chosen Maggi noodle samples from the market, what would be the null hypothesis in this case? है ना? तो गवर्नमेंट पैरामीटर तो हमारे पास है, मतलब पॉपुलेशन मीन है हमारे पास 2.5। Got it? समझ में आ रहा है? So the average lead content is less than or equal to 2.5 ppm. क्या होना चाहिए? आपका सैंपल कब पास होगा? जब आपके फूड सैंपल में ppm 2.5 के इक्वल या इससे कम हो। Got it? पहली चीज, हम इसको धीरे धीरे हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट बनाएंगे। नल स्टेटमेंट कैसे बनेगा वहां पे अप्रोच कर रहा है। तो पहले तो समझेंगे यार क्या है भाई, 2.5 गवर्नमेंट का मैक्सिमम है, तो हमारा इससे कम या जिस प्रोडक्ट का इससे कम या इक्वल होगा वही यूजेबल होगा। तो नल हाइपोथेसिस स्टेटस को, नल हाइपोथेसिस जो है वो स्टेटस को के लिए होती है, यथास्थिति बने रहना। So the average lead content is within the allowed limit of 2.5 ppm. जो एवरेज लेट कंटेंट आपके सैंपल्स जितने भी हैं उसका लिमिट में होना चाहिए 2.5 ppm, है ना, तो उससे कम या उसके ऊपर। ये हमारा एवरेज लेट कंटेंट विद इन द अलाउड लिमिट ऑफ 2.5 ppm। अब हम नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैज स्पेसिफाइड that the maximum permissible amount of lead in any food products is 2.5 parts per million. What would be the alternate hypothesis is the same? तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस हुआ, the average lead content is within the allowed limit of 2.5 ppm, ये तो एक अभी वो है। अब what would be the alternate hypothesis? The same case when you conduct test on randomly chosen Maggi noodles from, so the average lead content is more than 2.5, उसका अपोजिट होगा, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5, है ना। अल्टरनेट उसका उल्टा होता है हमेशा, उसको चैलेंज करता है स्टेटस को, तो वो मोर देन 2.5।
So it means the alternate hypothesis opposite the null hypothesis. Since the null hypothesis is that the average lead content less than or equal to 2.5 ppm, the alternate hypothesis would be that the average lead content is more than 2.5 ppm. Got it? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कैसे बन रहा है? यस सर। है ना? अब हम जो बात कर रहे हैं, बात करेंगे कन्फ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस क्रिमिनल ट्रायल एग्जाम्पल। क्रिमिनल ट्रायल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट की बात कर रहा हूं। कोर्ट में जो जज कभी भी किसी भी मुजरिम को जो जिसको सजा देता है उसको ये नहीं बोलता है कि आप मर्डर है इसलिए आपको इतने वर्ष का कैद हो जाएगा या तो प्रिजनमेंट मिल रहा है, जो भी होगा। ओके सब है ना, ये नहीं बोलता है। वो बोलता है गिल्टी और नॉट गिल्टी, आप दोषी पाएगा या नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो जज ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप मर्डर हो। इसी प्रकार से हम हमारी नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट जो है, हम ये नहीं बोल सकते हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, जो मैं सोच रहा हूं ये सही है। आप जिस पे क्लेम नहीं कर सकते, उसकी ट्रूनेस को चेक करने के लिए आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है फॉल्स है। जो मान लो मैंने कोई भी एक अवधारणा, कोई भी एक एजम्पशन लिया, मैं बोलता हूं कि यार कि जो बच्चे शुगर ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। ये मैंने एक एजम्पशन लिया, अब मैं इस पे कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा सही है स्टेटमेंट। वही तो चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये नहीं बताते कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, वो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर पाते। डेटा आपका एविडेंस है, तो डेटा के आधार पे, सैंपल के आधार पे, सैंपल आपका एविडेंस है, उस सैंपल के आधार पे ये डिसाइड करती है कि वो आपका जो स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस का, वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ये नहीं बता रही कि ट्रू है फॉल्स। ट्रू फॉल्स को मेजर करने के लिए आज तक तो कोई दुनिया में कोई टेक्निक या मशीन नहीं बनी जो सही और झूठ को पकड़ पाए। जो टेस्ट होते हैं पॉलीग्राफिक वगैरह, जो भी टेस्ट होते हैं, वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। उसमें भी लोग डोजा दे जाते हैं, अनकॉन्शियस करना पड़ता है तब जा करके थोड़ा बहुत वो, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, वो भी कोई साइंटिफिक नहीं है कि आदमी नशे में भी सही बोल रहा हूं, है ना। तो गिल्टी एंड नॉट गिल्टी बोलता है जज, ये नहीं बोलता कि आप मर्डर हो, बोलता है विद द एविडेंस के अकॉर्डिंग आप गिल्टी पाए गए। एविडेंस के, विटनेस जो ये आपके जो भी थे उसके सबूतों के आधार पर, उसी के आधार पे वो डिसाइड करता है ना। सो नल हाइपोथेसिस यदि हम बात करें, यदि ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल के हिसाब से, तो नल डिफेंडेंट इज इनोसेंट, स्टेटस को हमेशा जज ये मान के चलता है कि ये जो भी पर्सन आया है मेरे पास एज ए मुजरिम, मुजरिम करार तो नहीं दिया गया है, वो इनोसेंट है, जिस पे चार्ज लगा है ये आदमी इनोसेंट है। ये जज डिसाइड करके चलता है नल हाइपोथेसिस, ये इनोसेंट है। यदि वो ये पहले ही दिन से मान ले कि ये गिल्टी है या ये वो है, तो उसके डिसीजन बायस हो जाए। हमेशा इनको जज को लेके चलना पड़ता है कि जो भी है यार ये अपराधी नहीं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है डिफेंडेंट इज नॉट इनोसेंट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है ये जो चैलेंज करती है कि डिफेंडेंट इनोसेंट नहीं है। अब डिफेंडेंट इनोसेंट है, इसको लेके चलता है जज। जब एविडेंस आना चालू होते हैं
धीरे धीरे जो भी विटनेस या जो भी आते हैं उस हिसाब से फिर वो डिसाइड होता है कि वो इनोसेंट है कि नहीं। उसके अगेंस्ट होते हैं ज्यादा एविडेंस तो वो गिल्टी हो जाता है, अगेंस्ट नहीं होते हैं तो नॉट गिल्टी होता है। तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस मतलब गिल्टी, कि आपका जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्शन हो गया, इज नॉट डिफेंडेंट innocent, sorry, defendant is not innocent, so that is guilty. Failure of reject null hypothesis not guilty. आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, नहीं रिजेक्ट कर पाए, मतलब वो एक्सेप्ट हो गई तो नॉट गिल्टी। सो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, फेलियर ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अब ऐसा क्यों भाई, जब आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस फेल हो गई तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, जनरल साइंस में हम लोग यही बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हम उसको समझे बहुत बारीकी से। फेलियर ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट नहीं कर पाना इसका मतलब नहीं है कि आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, मजबूरन आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। ये मेरा कहने का मतलब। अब पॉइंट समझ रहे हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हुए हैं, है ना, मतलब आप उसको नॉट इनोसेंट बताने में फेल हो गए, है ना, डिफेंडेंट इज नॉट इनोसेंट, आप उसमें फेल हो गए। आप इसमें नहीं होगे कि आप ये नहीं कंफर्म कर रहे कि डिफेंडेंट इज इनोसेंट, आप ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं डिफेंडेंट इज इनोसेंट, आप ये बता रहे हैं कि हम इसको नॉट इनोसेंट प्रूफ करने में फेल हो गए। पर इसमें ज्यादा बारीकी में नहीं जाते, हम लोग बोल देते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी जनरल सेंस में। यह मैंने बहुत बारीक पॉइंट है, इसको बहुत आगे डीप में जाएंगे तो समझ में आता है, ठीक है। कल हम इसमें आगे का परसों कल है हमारा ट्यूसडे सेशन है, कल हम इसमें आगे का देखेंगे। इसको थ्योरी को पहले कंप्लीट करेंगे पूरा ना, ज्यादा नहीं लगेगा, कल फिनिश हो जाएगा थ्योरी, ऑलमोस्ट कल कंप्लीट कर लेंगे हम पूरा थ्योरी। और परसों जो सॉरी परसों तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे थर्सडे हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल फिनिश हो जाए उस दिन। ज्यादा कुछ नहीं रहता है प्रैक्टिकल में, इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप थ्योरी कंसेप्ट समझ चुके होते हैं, इंटरप्रिटेशन आप समझ चुके होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाती है वो चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, आज ज्यादा टाइम हो गया। हाँ बोले, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, नहीं सर। ओके। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आज ड्राइव में, ठीक है। ओके सर।